हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और ये क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 3 का टॉपिक है। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे हैंड रिटेन नोट्स के जरिए करेंगे। और आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट चैप्टर को इसे एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इससे पहले हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी पढ़ चुके हैं, जो कि चैप्टर 1 और 2 है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि नाजिज्म जो पहला वर्ड है, इसका हेडिंग नाजिज्म का क्या अर्थ है। तो नाजिज्म एक विचारधारा है और इसके प्रोपागेटर के रूप में आप हिटलर को देख सकते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक विचारधारा है। पॉलिटिकल विचारधारा है, सोशल विचारधारा है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में बिलीव करता है, स्ट्रॉन्ग लीडर में बिलीव करता है। और स्पेशली आप देखेंगे इस चैप्टर के संदर्भ में तो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप देखते हैं, तो इस टाइप का इसका विचारधारा है। वहीं रेस के आधार पर भी इसका एक मानना है कि कुछ रेस जो हैं वो सुपीरियर हैं, कुछ इन्फीरियर है। अब सुपीरियर में तो खुद को जर्मन को या आर्यंस को ये रखता है, जिनका स्पेसिफिक आई कलर होना चाहिए, हेयर कलर होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर खास प्रकार का होना चाहिए। और वहीं इन्फीरियर ये यहूदियों को यानी कि ज्यूज को, जिप्सीज को, इनको मानता है। इवन कि 70,000 जर्मन्स जो फिजिकली और मेंटली डिजेबल्ड थे, उनको भी ये क्रश करता है। तो उनको भी ये मानता है कि इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। अब चैप्टर हमारा शुरू होता है दो इंसिडेंट के साथ, जो सुसाइडल इंसिडेंट है। पहला हेलमथ का होता है। हेलमथ क्या देखता है, एक रोज़ अपने फादर को और मदर को डिस्कस करते हुए सुनता है। और वो फादर इसके क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। अब प्रश्न यही उठता है कि एक फादर जो कि फिजिशियन होते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसा डिसीजन लेने के लिए क्यों आतुर है। और इवन आप आगे क्या देखेंगे कि इसके फादर सुसाइड कर लेते हैं और हेलमथ इतना घबरा जाता है, इसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाता है अपनी माँ से, क्योंकि उसको डर होता है कि उसकी माँ उसे जहर दे देगी। तो ये पहला इंसिडेंट आप देखते हैं, जो कि सुसाइडल इंसिडेंट है। और इसमें जानने वाला बात यह है कि इसके जो फादर होते हैं हेलमथ के, वो नाजी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरा इंसिडेंट आप देखेंगे कि प्रोपागेंडा मिनिस्टर होता है हिटलर का, जिसका नाम गोएबल्स है। गोएबल्स अपने फुल फैमिली के साथ बंकर में सुसाइड कर लेता है। तो ये स्टोरी इसलिए दिया है, ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप सोचें और रीजन को पता करें कि इतने पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर क्यों आतुर हैं, इतना डरे हुए क्यों हैं। तो हम लोग पाएंगे कि ये दोनों व्यक्ति जो है वो नाजी पार्टी से बिलोंग करता है और नाजिम विचारधारा को मानने वाला है। और ऐसा क्या कुकर्म ये करता है कि इतना भयभीत होता है कि अपना प्राण त्यागने के लिए बेचैन है। तो इस चीज़ को ढूंढने के लिए हमको थोड़ा सा देखना होगा कि हमारा टाइम पीरियड क्या चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम 1945 का घटना है, ये दोनों जो इंसिडेंट हम लोग सुसाइडल इंसिडेंट डिस्कस किए हैं। और ये 1945 चूँकि वर्ल्ड वार 2 के एंड का टाइम है, तो हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वार 2 का पीरियड क्या है, तो 1939 टू 1945 है। और 1945 चूँकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड वार 2 एंड हो रहा है। और वर्ल्ड वार 2 को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो भी प्रोमिनेंट यूरोपियन नेशंस हैं जो इस वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होते हैं, वो दो ग्रुप में बटे होते हैं। एक ग्रुप एलाइड पावर है और दूसरा ग्रुप सेंट्रल पावर है। एलाइड पावर में आप किन कंट्रीज को रख सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो थे वो क्या थे, यूके था, उसके बाद आप रसा को कह सकते हैं, फ्रांस को कह सकते हैं। ये सब मेजर पावर थे जो एलाइड पावर में थे। वहीं सेंट्रल पावर के जो मेजर ग्रुप्स थे वो कौन थे, मेंबर कौन थे, तो एक जर्मनी और दूसरा ऑस्ट्रिया को आप रख सकते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि जर्मनी लूज कर जाता है, जर्मनी हार जाता है। लेकिन इसी वर्ल्ड वार 2 के होने से पहले जर्मनी काफ़ी अमानवीय व्यवहार अपनाता है नाजीज के खिलाफ, जिप्सीज के खिलाफ, और जो मेंटली फिजिकली रिटार्डेड या डिजेबल्ड जर्मन्स होते हैं उनके भी खिलाफ। और तो इसके कारण क्या होता है कि पूरे दुनिया में उसका बहुत ही बदनामी होता है। और इसीलिए क्या होता है, जब वर्ल्ड वार 2 एंड होता है तो इन सब के पीछे इस विचारधारा को जिम्मेवार माना जाता है और इस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जिम्मेदार माना जाता है। और इसलिए जो एलाइड पावर्स होते हैं या वर्ल्ड के कुछ अदर सुपीरियर कंट्रीज उस समय के जो होते हैं, वो एक ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन करते हैं। उस ट्रिब्यूनल का नाम होता है एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एन नहीं, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। यह स्थापित कहाँ होता है, न्यूरेमबर्ग में होता है, इसलिए इसका नाम न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स भी कहा जाता है। अब इस न्यूरेमबर्ग ट्रायल में निष्कर्ष क्या निकलता है कि 11 नाजीज को पनिश किया जाता है। तो आप सोचेंगे कि इतना बड़ा घटना हुआ, केवल 11 लोग किए हैं, तो नहीं, 11 लोग पॉलिसी मेकर्स में थे जो हिटलर के क्लोज एलाई थे। लेकिन इन्वॉल्व तो काफ़ी बड़ा मशीनरी सिस्टम था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी कोई पनिश नहीं करना चाह रहे थे। क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एलाइड पावर्स को यह डर था कि वर्ल्ड वार 1 में ऑलरेडी ये लोग काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी अपना चुके थे जर्मनी के खिलाफ, जिसके कारण ही वर्ल्ड वार 2 का जन्म होता है या हिटलर का जन्म होता है। तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि पुनः फिर से वही गलती दोहराया जाए कि आगे आके फिर जर्मनी में
या जर्मन्स के बीच ईर्ष्या का भावना हो जाए और वे बदला लेने के लिए फिर से कुछ बखेरा खड़ा करें। तो आगे आप क्या देखते हैं कि वर्ल्ड वार टू के एंड पर क्या होता है, ये तो हम लोग देख चुके, लेकिन अब हम लोग को ये भी रीज़न ढूंढने की आवश्यकता है कि वर्ल्ड वार टू में इतना ख़राब स्थिति क्यों हुआ, क्यों नाजी इतना बुरा व्यवहार किए बाकी कम्युनिटीज़ के खिलाफ। तो इसको ढूंढने के लिए हम लोगों को वर्ल्ड वार टू से भी पहले जाना होगा, यानी कि हम लोग 1914 में आ रहे हैं। 1914 में आप क्या देखते हैं कि 1914 में जर्मनी एक पावरफुल नेशन होता है और इसलिए ये क्या करता है, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जुटाने के लिए। अब इसी टेरिटरी के एक्सपेंसन के क्रम में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वार वन हो जाता है। अब वर्ल्ड वार वन होता है तो यहाँ भी जो भी प्रोमिनेंट कंट्रीज होते हैं वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दो धारा में, एक एलाइड पावर होता है और दूसरा सेंट्रल पावर। एलाइड पावर के मेजर पावर को आप देखेंगे तो कौन कौन है मेजर कंट्री, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसा है। वहीं सेंट्रल पावर के मेजर कंट्रीज कौन है, सारे नहीं मेजर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हैं। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होता है तो शुरुआती दौर में जर्मनी को बढ़त मिलती है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाला जो ग्रुप है सेंट्रल पावर वो जीत रहा होता है, लेकिन सडनली आप देखेंगे कि यूएसए एंट्री करता है 1917 में। जब यूएसए एंट्री करता है 1917 में वर्ल्ड वार वन में, जर्मनी हारना शुरू हो जाता है जर्मनी का, और अंततः जर्मनी हार जाता है। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि रिसोर्सेज का भी काफ़ी बुरी तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो युद्ध में क्षति होता है, दूसरा सारे रिसोर्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है वार के लिए, जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो आम आदमी में काफ़ी ख़राब स्थिति होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड स्लाइड हम लोग क्या देखते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग क्या देखे हैं कि जर्मनी लूज कर जाता है, हार जाता है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जर्मनी जैसे ही हारता है तो वर्ल्ड वार वन एंड हो जाता है। वर्ल्ड वार वन एंड होता है तो इसका कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ा होगा, कुछ इफेक्ट होगा। तो पहला इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि किंग ऑफ जर्मनी एब्डिकेटेड द थ्रोन, मतलब जो एम्परर होता है जर्मनी का वो अपनी गद्दी छोड़ देता है। दूसरा आप क्या देखते हैं कि बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक होता है, मीन्स एक वेमार रिपब्लिक की स्थापना होती है। तीसरा चीज़ आप देखते हैं नेशनल असेंबली को फॉर्म किया जाता है। ये सब जर्मनी में है, नोट से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए ध्यान से देखें, इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट डाउन करें। नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। ये नेशनल असेंबली तीन चीज़ का डिमांड रखता है, पहला डेमोक्रेसी, दूसरा फेडरलिज्म और तीसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ का डिमांड करता है। तो ये चार मेजर चीज़ हैं जो आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन का। पहला क्या देख रहे हैं कि जर्मनी का जो किंग है वो एम्परर जो है वो अपना गद्दी छोड़ देता है, वेमार रिपब्लिक का बर्थ होता है, और तीसरा चीज़ देखते हैं कि नेशनल असेंबली फॉर्म होता है। और यह नेशनल असेंबली तीन चीज़ों का डिमांड करता है, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये सारे चीज़ आप देख रहे हैं कब हो रहा है, वर्ल्ड वार वन के एंड के बाद हो रहा है। ये इम्पैक्ट है वर्ल्ड वार वन का। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वहीं इसके बाद हम क्या देखते हैं, 28 जून 1919 का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जर्मन हिस्ट्री में। अब ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो किसके किसके बीच साइन होता है, एलाइड पावर और जर्मनी के बीच साइन होता है। एलाइड पावर कौन हो गए, वही जो यूके, फ्रांस, रसा वाला जो ग्रुप है। अब इसको तो कहा जाता है कि ये एक पीस ट्रीटी है, लेकिन जर्मनी के लिए ये ह्यूमिलिएटिंग एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी है, ट्रीटी है। अब ऐसा क्यों है, तो क्योंकि इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं जो जर्मनी के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब क्या क्या प्रोविज़न है तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ठीक है, अब क्या क्या प्रोविज़न है इसको देखिए। तो पहला कह रहा है ना टेरिटोरीज के बारे में कि दैट इज़ कॉलोनी ऑफ जर्मनी, और उसके अलावा जर्मन का कुछ पार्ट जो उसका भूभाग था वो, उसके अलावा रिसोर्सेस में कितना 75% आयरन, 26% कोयल, ये सब जर्मनी से छीन लिया जाता है। दूसरा चीज़ आप क्या देखते हैं, डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, जर्मनी की जो सेना है उसको डीमिलिटराइज कर दिया जाता है। तीसरा आप क्या देखते हैं, राइनलैंड जो कि रिच इन रिसोर्स है उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। फोर्थ चीज़ आप क्या देखते हैं इसका प्रोविज़न, जर्मनी वाज टोल्ड टू कंपनसेट द वार, है ना, समथिंग 6 बिलियन यूरो के करीब जो है जर्मनी से कंपनसेशन के रूप में ले लिया जाता है। जिस देश से आप उसके सारे इनकम का सोर्स ले लिए, ये देख रहे हैं ऊपर के 3 पॉइंट में उसकी इनकम का सोर्स बताया गया है, वो छीन लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 6 मिलियन यूरो तुम कंपनसेट करो, तो कहाँ से कर पाएगा। तो ये प्रोविजंस थे जो कि काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग और एक्सप्लॉइटेटिव था, जो जर्मनी पर थोपा जाता है, किसके द्वारा, एलाइड पावर्स के द्वारा। अब आगे क्या देखते हैं, इस रूलिंग पार्टी जो उस समय होता है, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि एम्परर क्या करता है, अपने गद्दी को छोड़ देता है। जैसे ही एम्परर गद्दी को छोड़ता है तो सिस्टम क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की से डेमोक्रेटिक हो जा रहा है। मोनार्की से क्या हो जा रहा है, डेमोक्रेटिक हो जा रहा है। मोनार्की से डेमोक्रेटिक हो जा रहा है। तो अब डेमोक्रेटिक है तो क्या होगा, रूलिंग पार्टी होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो वही रूलिंग पार्टी जो होती है वो इस ट्रीटी को साइन कर लेती है। अब जैसे ही इसको साइन करती है तो लोग में, अपोजिशन पार्टी में, इन सब में काफ़ी विरोधाभास होता है इसके लिए कि क्यों इतना दमनकारी नीतियों को तुम पर सहमति दे दिए हो। अब इसके कारण क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये
ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर साइन करते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है ना। और अपोजिशन या बहुत सारे कॉमन मासेस जो थे वो इसका विरोध करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल तो आप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या इसी दौरान 1923 में क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन का फेज आता है। अब सोचेंगे हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, तो हाइपर इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आर्थिक सिचुएशन परिस्थिति जिसमें प्राइसेस जो होते हैं गुड्स और सर्विसेज के वो इंक्रीज कर जाते हैं रैपिडली, काफ़ी व्यापक रूप से बढ़ जाता है और गवर्नमेंट के कंट्रोल से या सेंट्रल बैंक जो भी होता है, जैसे हम लोग यहाँ का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ये हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन कैसे हो जाता है, तो उसके रीजन को हम लोग समझते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन का पहला रीजन है कि रीपेमेंट ऑफ वार लोन इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। मतलब जो कर्ज लिया गया था वार के समय, वो कर्ज को जो अदायगी हो रही है वो अब सोने के रूप में हो रही है, क्योंकि पैसे की तो कमी है। दूसरा चीज़ आप देखते हैं कि फ्रांस का जो बचा खुचा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो रूर है, उस रूर को भी फ्रांस क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इस सब से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट क्या करने लगती है, गवर्नमेंट ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर देती है। मीन्स दिन रात पैसे की छपाई शुरू हो गई। अब इसका नतीजा ये होता है कि जो जर्मनी का पैसा है, जिसको हम लोग मार्क बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ के करेंसी को रूपी बोलते हैं, वैसे ही जर्मनी के करेंसी को मार्क बोलते हैं, वो डिक्रीज करने लगता है उसका वैल्यू। अब डिक्रीज किस क्रम में करता है, यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल के जरिए कि $1 बराबर 24,000 मार्क था कब, अप्रैल में। वही घट करके आप देख रहे हैं कि $1 इक्वल टू 46,21,000 हो जाता है अगस्त में, और दिसंबर में देखेंगे तो 9 करोड़ समथिंग हो जाता है। तो इतना ज़बरदस्त ढंग से जो है पैसे का वैल्यू डिवैल्यूएट हो रहा है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का रीजन्स था। अब आगे आप देखेंगे कि बीच में एक दौर आता है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन कब आता है, 1923 में। 1924 से 1928 के बीच का जो पीरियड है, इसमें लिटिल बिट स्टेबिलिटी होता है, सम स्टेबिलिटी होता है इकोनॉमी में, मतलब थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। अब ये स्थिर क्यों हो पाता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है जर्मनी। किससे ले रहा है, यूएसए से ले रहा है, और उसको बिजनेस वगैरह जॉब वॉब क्रिएशन में खर्च कर रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन कहाँ से ले रहा है, यूएसए से ले रहा है। इसलिए ये पीरियड 24 से 28 के बीच का जो पीरियड है वो थोड़ा सा स्टेबल है। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि जर्मनी का दुर्भाग्य है कि 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जा रहा है। अब हम लोग 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखते हैं। तो ये एमसीक्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पूछेगा ही कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया, तो 1929। इसमें क्या होता है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका का, ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज, उस समय वो क्रैश कर जाता है। अब जब जैसे ही ये क्रैश करता है तो अमेरिका का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चरमराने लगता है। अब अमेरिका इससे निजात पाने के लिए जर्मनी से या और भी जो अन्य देश हैं जिनको वो पैसा दिया है वापस मांगने लगता है। लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि जर्मनी पहले से लड़खड़ाया हुआ है। जब इससे वो पैसा वापस मांगता है यूएसए, जर्मनी का कमर टूट जाता है, आर्थिक कमर टूट जाता है। तो अब टूट रहा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आउटकम होगा इस 1929 डिप्रेशन का। अब क्या आउटकम है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आउटकम आप देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, हाफ्ड हो जाता है, घट के आधा हो जाता है। फैक्ट्रीज क्लोज होने लगते हैं, शट डाउन होने लगते हैं। अब जब फैक्ट्रीज बंद हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है, लोगों में बेरोजगारी है, आवश्यकता तो है हमेशा पैसे की। अब इसके कारण लोग क्या करते हैं, लूट छीनताई ये सब करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी घटना बढ़ जाती है, इंसिडेंट ऑफ लूट इंक्रीज्ड। अब इसके कारण क्या होता है, फियर इंक्रीज इन पीपल या एमोंग पीपल, अब लोगों में डर का भावना आ जाता है। तो ये आउटकम है, रिजल्ट है, इम्पैक्ट है किसका, 1929 के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। तो यहाँ तक जब हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जर्मनी के बर्बादी के पीछे 2 घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रीटी ऑफ वर्साइल और दूसरा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में आता है। ये दोनों घटना मिलकर जर्मनी को पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर देता है, बर्बाद कर देता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से। अब इसके कारण क्या होता है, जो लोग होते हैं वहाँ के, जो कॉमन मासेस हैं, वो वेमार रिपब्लिक में अपना उम्मीद खो देते हैं। अब एज ए रिजल्ट देयर इरोज पॉलिटिकल वैक्यूम। अब इसके कारण क्या होता है, जब लोग का उस समय के रूलिंग पार्टी में कोई विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप कह सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक खालीपन है। अब इस खालीपन को भरने के पीछे के लिए हिटलर का एंट्री होता है। अब हम लोग एंट्री ऑफ हिटलर को देखेंगे। तो हिटलर के बारे में जब हम लोग पहला चीज़ देखते हैं, तो हिटलर जन्म कहाँ लेता है, ऑस्ट्रिया में लेता है 1889 में। अब किस तारीख को लेता है, इसके लिए आप चैप्टर में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका बर्थडे किस दिन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम लोग दूसरा चीज़ क्या देखते हैं कि हिटलर ज्वाइन करता है आर्मी को एट द एज ऑफ 25। लेटर वो क्या करता है, आगे चल के जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है। यही जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल के क्या हो जाता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको हम लोग नाजी बोलते हैं। तो यहाँ से तो क्वेश्चन एमसीक्यू बनना है बाबू, इसलिए इसको नोट कर लो। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे राइज ऑफ नाजी इन जर्मन पॉलिटिक्स। अब जर्मन पॉलिटिक्स में
नाजी किस प्रकार से बढ़ता है। तो जब 1928 में इलेक्शन होता है उस समय नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिलता है। लेकिन वही 1929 जो डिप्रेशन आता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसको नाजी जो है या हिटलर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करता है। एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी उसको लगता है। इस समय वो क्या करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। अब प्रोपेगेंडा मतलब क्या, वो अपने आप को प्रेजेंट करता है फिल्म्स के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए, रैलीज के जरिए। वो क्या करता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि इस समस्या का निजात एक ही है, हिटलर को लाना, नाजी पार्टी को जिताना, और लोग उसमें ट्रस्ट भी करते हैं। अब नतीजा ये होता है कि 1932 के इलेक्शन में पार्टी को 37% वोट मिल जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं 2.6% का जो सफ़र है वो 37% पर आकर के रुकता है। तो ये स्थिति है किस प्रकार से नाजी राइज कर रहा है। चूँकि नाजी अब जीत जा रहा है तो नाजी क्या क्या वादा करता है, क्या क्या प्रोमिसेस करता है, तो वही हम लोग देखेंगे कि प्रोमिसेस प्रोपेगेंडा मेड बाय हिटलर। तो कह रहा है हिटलर एक ग्रेट ऑरेटर था। ग्रेट ऑरेटर और स्पीकर में अंतर है। स्पीकर बस जैसे हम हैं, जैसे आप हैं। ऑरेटर वो होता है जो इन्फ्लुएंशियल बोलता है, लोगों में जोश जुनून जज्बा भर भर देता है। हिटलर वैसा ही ऑरेटर था। लेकिन वो क्या प्रॉमिस करता है, ही प्रॉमिस टू मेक जर्मनी ए स्ट्रॉन्ग नेशन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, सारा लाइन एनसीईआरटी का है। तो वो प्रॉमिस करता है जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का। ही टोल्ड ही विल अंडू द चेंजेज मेड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो लोगों में काफ़ी रोष भरे हुए था, अपोजिशन पार्टी में काफ़ी रोष भरे हुए था, तो वो बोलता है कि जो भी ट्रीटी में साइन किया गया है, ट्रीटी में जो भी टर्म्स कंडीशन है वो उसको अंडू कर देगा। तीसरा चीज़ क्या देखते हैं कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल विल बी मेंटेन्ड। लोगों का जो डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रोजगार देगा लोगों को। विल स्टॉप फॉरेन इंटरवेंशन, जो विदेशी हस्तक्षेप है वहाँ की राजनीति में, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में, सबको ख़त्म कर देगा। तो इतना प्रोमिसेस वो करता है लोगों से, और ये सारे प्रोमिसेस लोगों को चाहिए ही चाहिए थे, नितांत आवश्यक थे लोगों के लिए, इसलिए लोग उसका समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं तो क्या होता है, हिटलर गॉट ए लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल एंड केम इनटू पावर। पावर में आ जाता है। हिटलर जैसे ही पावर में आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी खोजता है कि किस प्रकार से इस डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया जाए, और वो करता भी है। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में करता है। इससे पहले आप क्या देखे थे, डेमोक्रेसी से पहले मोनार्की था। तो पहले आप देखें कि मोनार्की से डेमोक्रेसी बनता है, और डेमोक्रेसी से फिर क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप बन जाता है। तो इस प्रकार से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का चेंज होता है। अब लेकिन ये कैसे हो पाता है, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप कैसे आता है, इसको हम समझेंगे। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि 13 जून 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो है वो ऑफर करता है चांसलरशिप टू हिटलर। आगे आप क्या देखेंगे कि जर्मन पार्लियामेंट में एक्सीडेंटली, या हो सकता है कि साजिश हो, ये क्लियर नहीं है, लेकिन जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाता है 1933 में। इसके कारण क्या होता है, जो भी फरवरी 1933 में जो भी सिविक राइट्स थे लोगों के, अब सिविक राइट्स क्या हुआ, जो जीने के लिए किसी को भी जरूरी है, जैसे लिबर्टी, प्रेस फ्रीडम, ये सारे चीज़ों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सारे अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है कि लोगों का मूवमेंट कम हो, सूचनाओं का आदान प्रदान कम हो। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया जाता है, 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है। अब यही इनेबलिंग एक्ट क्या करता है, डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर देता है। कहाँ पर, तो जर्मनी में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप आ रहा है इनेबलिंग एक्ट के जरिए। अब हिटलर क्या करता है, वार लेवल पर काम करना शुरू करता है, मीन्स युद्ध स्तर पर काम करना शुरू करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, हिटलर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हजामला स्केच को। हजामला स्केच काफ़ी विद्वान होता है, इकोनॉमिस्ट होता है। वो सजेस्ट करता है कुछ पॉलिसीज, कुछ सजेशन देता है हिटलर को। पहला कहता है क्या कि आप इकोनॉमी में फुल प्रोडक्शन पर काम करिए। दूसरा कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए। तो ये चीज़ हिटलर को सही लगता है। अब हिटलर क्या करता है, अब इसी स्केच का क्या है योगदान है कि जर्मनी में आपको सुपर हाईवेज देखने को मिलता है। वॉल्क्सवैगन जो ब्रांडेड कार है उसी का कंट्रीब्यूशन इसमें माना जाता है, किसका, स्केच का। लेकिन दूसरा सुझाव जो वो देता है स्टॉप फाइटिंग का, ये हिटलर को रास नहीं आता है। और स्टॉप फाइटिंग वाले सुझाव पर क्या करता है, वो स्केच को हटा देता है, अपने ग्रुप से बाहर कर देता है कि वो लड़ाई नहीं रोक सकता है, बदला तो लेकर रहेगा। हिटलर का ये मानना था। दूसरा, ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी हम देखें, हिटलर क्या इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाता है और किसको इसका जिम्मेवारी देता है, तो आप देखें हजामला स्केच को देता है। आप दूसरा देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी क्या है हिटलर का। तो सबसे पहला स्टेप हिटलर फॉरेन पॉलिसी में क्या लेता है, कोई वो विथड्रू कर जाता है लीग ऑफ नेशन से। अब डेट क्या था ये आप बुक से खुद लिखेंगे, 1933 में ही करता है लगभग। दूसरा आप क्या देखेंगे, ही रीऑक्युपाइड राइनलैंड को पुनः कब्जा में ले लेता है। कंबाइन कर देता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया को, क्योंकि यह वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर में विश्वास रखता है। इसी विचारधारा के कारण वो सडेंटलैंड को भी अपने में मिला लेता है। तो आप याद रखिएगा, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ये मानना था किसका, हिटलर का। तो ये भी नाजिज्म का एक पॉलिसी है। तो ये सारे फॉरेन पॉलिसीज हैं जो हिटलर अडॉप्ट किया और जर्मनी के लिए। आगे आप क्या देखेंगे कि 1933 के बाद
हम लोग 1 सितंबर 1939 को क्या देखते हैं कि जर्मनी अटैक एंड ऑक्यूपाइड पोलैंड। मीन्स ईस्ट की ओर मूव करना शुरू करता है जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप की ओर। जर्मनी अटैक करता है और ऑक्यूपाई कर लेता है किसको? पोलैंड को। कब करता है? 1 सितंबर 1939 को। आगे आप देखते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड मिल करके पोलैंड को सपोर्ट कर देता है। अब यही वर्ल्ड वार 2 के बिगिन होने का रीजन था। इसी के कारण से क्या होता है, वर्ल्ड वार 2 बिगिन हो जाता है। अब आगे इसके आगे आगे आप क्या देखते हैं, इन 1940 ही साइंड ट्राइपर्टाइट पैक्ट विथ। मीन्स त्रिपक्षीय समझौता कर लेता है हिटलर। मतलब हिटलर भी अपने ग्रुप को मजबूत करना शुरू करता है वर्ल्ड वार 2 के लिए, जिसमें जर्मनी है, जापान है, इटली है, ये सारे देश हैं। ऑस्ट्रिया को तो मिला चुका है। आगे आप क्या देखते हैं, 1941 में जर्मनी क्या करता है, एक हिस्टोरिक ब्लंडर करता है। वह क्या करता है, सोवियत रसा को अटैक करता है, उस पर अटैक कर देता है। तो आप देख रहे हैं, अगर ये बीच में जर्मनी है तो जर्मनी एक मोर्चे पर यूएसएसआर से लड़ रहा है और वहीं दूसरे मोर्चे पर ब्रिटेन से लड़ रहा है। तो एक बार में दो दो मोर्चा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो खोल देता है। इसको हिस्टोरिक ब्लंडर कहता है इतिहासकार। और यूएसएसआर डिफीट कर देता है जर्मनी को, कहाँ? स्टालिनग्राड में। ठीक है। इसी के साथ जर्मनी की हार भी होती है। यूएसए वांटेड टू रिमेन अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड वार 2। यूएसए वर्ल्ड वार 1 देख चुका था, इसलिए वर्ल्ड वार 2 में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो हिटलर का एलाई जापान है, वो क्या करता है, पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। अब रीजन जो भी रहा हो, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जापान क्या करता है, अटैक कर देता है। अभी तक यूएसए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में एंट्री नहीं किए हुए है। अब जैसे ही अटैक कर देता है पर्ल हार्बर पर जापान, उसके बाद यूएसए वार में इंटर कर जाता है। जैसे ही वार में इंटर कर जाता है तो वो 2 परमाणु बम गिराता है, एक हिरोशिमा और नागासाकी। तो आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड वार 2 इंड कैसे होता है, तो 2 चीज़ों से होता है। पहला क्या है कि जब यूएसए क्या करता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराता है, और दूसरा जर्मनी हार जाता है। तो इन दोनों घटनाओं के साथ वर्ल्ड वार 2 इंड करता है। वर्ल्ड वार 2 इन 2 घटनाओं के साथ इंड करता है। तो कब करता है? तो 1945 में करता है। और इसी घटना के बाद जो चैप्टर में हम लोग शुरू पढ़े हैं कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जाता है और 11 नाजीज को पनिश किया जाता है। यही हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो चैप्टर का जहाँ से स्टार्ट किए थे, हम वहाँ तक आ चुके हैं। ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन होता है, वो ऑफेंस साबित करता है नाजी का। वो क्या था कि क्राइम अगेंस्ट पीस, वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, माने मानवता के खिलाफ जो क्राइम किया गया, शांति के खिलाफ जो काम किया गया, वार क्राइम, इन सब के लिए 11 नाजीज को पनिश किया जाता है। फॉर दीज क्राइम्स नाजीज वेयर पनिश्ड बाय इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जिसको न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा 11 नाजीज को पनिश किया जाता है। अब नाजी आइडियोलॉजी पर बात हो रही है, तो नाजी आइडियोलॉजी क्या है, तब यहाँ पर व्यापक रूप से हम लोग समझेंगे उस नाजीज्म को। जो हेडिंग था कि सोसाइटी वाज सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब बांट दिया गया सोसाइटी को रेस के आधार पर। अब इसमें सुपीरियर किसको माना गया? तो ब्लॉन्ड हेयर वालों को, ब्लू आइज वाले को, नॉर्डिक आर्यंस को, है ना, इन लोगों को ज़्यादा प्रिफर्ड किया गया, डिजायरेबल कहा गया, माने ऐच्छिक है, ऐसा प्रजाति ऐच्छिक है, मतलब इच्छा के अनुरूप है। वहीं ज्यूज को कंसिडर किया गया लास्ट और अनडिजायरेबल, जो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पीपल वेयर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर लोगों को बांटा गया। तो ये बेसिकली आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है नाजी का, या हिटलर का कहे। आगे हम लोग क्या देखेंगे, वाई ज्यूज वेयर मोस्ट अफेक्टेड। ज्यूज सबसे ज़्यादा प्रभावित क्यों थे? जिप्सीज से भी ज़्यादा ज्यूज प्रभावित थे, खोज खोज के मार रहा था, गैस चैम्बर में डाल के मार रहा था। तो पहला चीज़ आप क्या देखते हैं कि ज्यूज वेयर कंसिडर्ड किलर ऑफ क्राइस्ट, है ना, माने ईसा मसीह को मारने के पीछे का श्रेय इसी को दिया जाता है। ही पर्सनली डिसलाइक्स ज्यूज, है ना, व्यक्तिगत तौर पर भी वो यहूदियों से नफरत करता था। ज्यूज वेयर बॉयकॉटेड, सिनेगॉग्स वेयर बर्न्ट, ज्यूज वेयर लेफ्ट होमलेस, और मास किलिंग भी होता है ज्यूज का। तो मास किलिंग के लिए भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स यूज है। चूँकि दुनिया को पता ना चले, इसलिए एक सीक्रेट कम्युनिकेशन स्थापित किया गया था ज्यूज किलिंग के लिए। अब वो क्या था? तो पहला आप देख रहे हैं, मास किलिंग को क्या बोला जाता था? स्पेशल ट्रीटमेंट। ये सब आपको याद रखना होगा, मैथ द कॉलम या एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ज्यूज किलिंग के लिए क्या कहा जाता था? फाइनल सॉल्यूशन। किलिंग ऑफ डिजेबल्ड के लिए क्या कहा जाता था? यूथनेसिया। व्हेन पीपल टेकन टू गैस चैम्बर, गैस चैम्बर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? इवैक्यूएशन। गैस चैम्बर का क्या नाम रखा गया? डिसइंफेक्शन एरिया। घेटॉस को क्या कहा जाता था? रिसाइड। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से टर्मिनोलॉजी डेवलप कर लिया गया था कि किसी और को पता ना चले। अब हिटलर का टारगेट क्या था? तो हिटलर बहुत सावधानी से टारगेट कर रहा था स्कूल को, यूथ को, वीमेन को, कि अपने अनुरूप सारा सिस्टम तैयार कर लेना है। पहला चीज़ आप क्या देखेंगे कि ज्यूज टीचर जो भी स्कूल में होते थे उनको बाहर कर दिया गया। नो जर्मन स्टूडेंट को, किसी भी जर्मन स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया गया कि वो ज्यूज स्टूडेंट के साथ बैठें। तीसरा चीज़ आप देखते हैं, ज्यूज चिल्ड्रन थ्रोन आउट, बाहर फेंक दिए गए ज्यूज चिल्ड्रन को स्कूल से। हिस्ट्री बुक्स को फिर से लिखा गया ताकि गौरवशाली इतिहास बच्चों के दिमाग को प्रभावित किया जा सके। अब देखिए, यूथ जो है उनको कैटेगराइज किया गया। 10 साल वाले जो थे उनको जंगल वॉक से जोड़ा गया।
और जैसे ही कोई बच्चा 14 साल का हो जा रहा है या 14 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट को क्या किया जाता था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा जाता था। 18 ईयर्स के होने पर या 18 ईयर्स वाले को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस से जोड़ा जाता था। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से 10 साल की उम्र से ही वो बच्चे को ट्रेंड कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग या जर्मनी के ज़रूरत के अकॉर्डिंग। आगे आप क्या देखते हैं, वीमेन जो थी फॉर डिजायरेबल चाइल्ड बर्थ विल बी अवार्डेड। जो महिलाएं ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाला जो सिस्टम है उस टाइप के बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उन महिलाओं को अवार्ड किया जाता था। वहीं फॉर अनडिजायरेबल चाइल्ड बर्थ पनिश्ड, लेकिन अगर इनसे विपरीत अगर बच्चे को जन्म देती है कोई महिलाएं तो उनको पनिश किया जाता था। 4 बच्चे को जन्म देने पर ब्रॉन्ज अवार्ड मिलता था, 6 चाइल्ड के जन्म देने पर सिल्वर मिलता था और वहीं 8 चाइल्ड को जन्म देने पर गोल्ड मिलता था। तो किस प्रकार से पॉपुलेशन को भी वो ध्यान में रख रहा था, बढ़ा रहा था, क्योंकि सबको युद्ध में झोंकना था उसको, तो इस हिसाब से वो चल रहा था। लास्ट में आप क्या देखते हैं कि रिएक्शन क्या है कॉमन पीपल का, जो कॉमन मासेस है उनका क्या रिएक्शन है। सम पीपल अप्रिसिएटेड नाजी, कुछ लोग जो थे नाजी को अप्रिसिएट किए, उनकी प्रशंसा किए, उससे जुड़े। सम वेयर न्यूट्रल, कुछ न्यूट्रल हो गए, डर के भी कोई बोलना नहीं चाह रहा था। अब जो अप्रिसिएट कर रहे थे वो क्या करते थे, पोस्टर को पब्लिश करते थे, मूवी फिल्म वगैरह बनाते थे, जैसे इटर्नल ज्यूज का उदाहरण दिया गया है आपके बुक में, ये एक मूवी था। अब कौन बनाया था इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वहीं कुछ लोग न्यूट्रल थे, न्यूट्रल क्यों थे, तो डर वगैरह था। अब यहाँ पर चार्लेट के बारे में कह रहा है कि वो एक किताब लिखा था विथ पीपल्स एक्सपीरियंस, लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, उनके अनुभवों को लेते हुए, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। तो ये एक बुक का वर्णन है जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो यही पूरा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर है। अगर चैप्टर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू।